प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर 20 फरवरी को होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान का एक बहुत ही बढ़िया वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सलूशन करवाने वाला हूं। साथ में मैं आप सभी को प्यारे बच्चों ये भी बताने वाला हूं कि कॉपी कैसे लिखना है। बोर्ड के परीक्षा में 20 फरवरी को गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, साथ में सभी बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद इस पेपर में जितने भी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और बोर्ड में किस तरीके से आप सभी को लिखना है वो भी मैं आप सभी को इस कॉपी के माध्यम से लिख करके दिखाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप 20 फरवरी 2023 गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही डिमांड पे बनाई जा रही है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी का जो गृह विज्ञान की कॉपी मिलेगी सेम इसी प्रकार की कॉपी मिलने वाली है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी कई बार बता रखा हूं, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखोगे अंकों में, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा करके यहाँ पे लिख सकते हो। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्द में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया 3-3-1-0-5-5-0, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। और आपका विषय का क्या नाम है? गृह विज्ञान, ठीक है। विषय में लिखोगे गृह विज्ञान और विषय में प्रश्न पत्र जो आता है यहाँ पे लिखोगे केवल। और आप सभी के बोर्ड के पेपर में यहाँ पे एक संकेतांक दिया रहेगा, उस कोड को यहाँ पे इसमें भरना है। जैसे मैं यहाँ पे भरा हूँ 801 BA, मैं यहाँ पे अंदाज से भरा हूँ, आप अपने पेपर को देख करके आराम से भरिएगा। सभी को पता है आपका पेपर 20 फरवरी दिन सोमवार को होने वाला है, तो परीक्षा का दिन यहाँ पे लिख दोगे सोमवार, ठीक है। तिथि यहाँ पे 20 फरवरी 2023 प्रथम पाली में होगा और अपने सेंटर का नाम यहाँ पे लिख देना। समझ में आ गया? इतना करने के बाद अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला चीज़ आपको नहीं भरना है वरना नंबर काट दिए जाएंगे। क्या पता आपकी बोर्ड में कॉपी जा भी पाएगी या नहीं जा पाएगी, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों, इस बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे पहले हल करेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड की कॉपी, गृह विज्ञान की बोर्ड की कॉपी 20 फरवरी को कैसे लिखना है। इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख जाओगे। साथ में इस पूरे मॉडल पेपर का सलूशन भी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे, ठीक है। आइए सबसे पहले समझते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का है, ओरिजिनल है, अभी हर एक विद्यालय में हो चुका है। अगर आपको ये पूरा पेपर याद नहीं है, तैयार नहीं है, तो इसको तैयार करके जाओ, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। विषय आपका गृह विज्ञान रहेगा। पूर्णांक आपका सेम यही रहने वाला है, 70 नंबर। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 में 70 पक्का हो जाएगा। बस खाली आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते जाओ, ठीक है। आओ, सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और बहुविकल्पी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या पूछा गया है। पूछा गया हमारा क्वेश्चन कि आदर्श पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन दिया है वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। तो फिर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैं अपने चैनल पे कई बार करवा रखा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और कितना क्वेश्चन सही हो रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपना स्कोर शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसका आदर्श पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, तो ये हम बोलते हैं मासिक बजट को क्या बोलते हैं, आदर्श पारिवारिक बजट बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। बचत करना, सही बात है। व्यय पर नियंत्रण करना, यह भी सही बात है। आय का ज्ञान, यह भी सही बात है। यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या होता है। माने पारिवारिक बजट हम क्यों बनाते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है भाई, भोजन के लिए, दुकान के लिए, मनोरंजन के लिए या फर्नीचर के लिए। तो हम पारिवारिक बजट, इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन टारगेट हमारा भोजन है, ठीक है, अनाज है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आकस्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन देना, बीमा धारकों को आर्थिक सुरक्षा देना या बचत योजनाओं से अधिक लाभ देना। तो प्यारे बच्चों, हम जीवन बीमा इसलिए करवाते हैं ताकि जब भी हमारा कोई
अचानक कोई काम पड़े, हम आसानी से उसका पैसा डिनोट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आकस्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दे रहा है कि किसान विकास पत्र किसकी रचना है या किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, किसान विकास जो पत्र है ये डाक खाने की योजना है। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, चलो, बहुत ही मेहनत के साथ इस कॉपी को तैयार करने में टाइम लगा है, मैं रात भर जा करके इसको तैयार किया हूँ। ठीक है, तो इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बचत की आवश्यकता क्या होती है? मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, आकस्मिक खर्चों के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, बचत का जो हमारा मेन मोटो क्या होता है भाई? हम सभी काम के लिए कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चांदी के बर्तनों की सफाई के लिए क्या करते हैं? जो भी चांदी का बर्तन होता है, सिल्वर का जो बर्तन होता है, उसकी सफाई हम कैसे करते हैं? चूने के पानी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, सर्फ का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? बचत, यानी कि क्या करते हैं भाई? चांदी के बर्तनों को हम सफाई कैसे करते हैं? चूने के पानी का प्रयोग करके हम क्या कर देते हैं? चांदी के बर्तनों को सफाई कर देते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील के बर्तन को साफ कैसे करते हैं? राख से, सूखे चूने से, सोडे के घोल से, बीम से। तो स्टील के बर्तन को हम क्या करते हैं? बीम से, यानी कि साबुन से हम साफ कर देते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय क्या होता है? जला करके, खाद बना करके, छांट कर उसको उपयोग करके, या इनमें से सभी। तो मेरे बच्चों, हम कूड़ा करकट का सभी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नष्ट कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपये है तो 6 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा? भैया आप 40 में 6 से गुणा कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 दर्जन सेव का मूल्य 60 रुपया है तो 1 सेव का मूल्य क्या होगा? प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि 1 दर्जन में कितना सेव होता है? 12। ठीक है, और 12 से डिवाइड कर दोगे तो 12 5 60, यानी कि 5 रुपया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधा केजी ग्राम में कितने ग्राम होता है? आधा किलोग्राम में भाई कितना ग्राम होता है? तो 500 ग्राम होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग धुआं कर दोगे 20 फरवरी के पेपर में। मुझे पता है आप लोग शेर हो। ठीक है, मुझे पता है आप लोग 70 में 70 फोड़ करके आओगे, एक भी नंबर नहीं कम नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर के पेपर के खोपड़ी में छेद कर देना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? हैजा, अतिसार, क्षय रोग या टाइफाइड? तो टाइफाइड जो हमारा होगा ये अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। किससे फैलता है? ये हमारा मतलब किससे फैलता है भाई? ये हमारा फैल जाता है मच्छर से। किससे फैलता है? मच्छरों से फैल जाता है। सॉरी, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? हैजा, अतिसार और टाइफाइड भी क्या हो जाता है हमारा? अशुद्ध जल से ही फैलता है, लेकिन क्षय रोग यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जल द्वारा फैलने वाला एक रोग बताइए। तो प्लेग, चेचक, मोतीझरा या हैजा? तो ये हमें कोई एक कौन सा रोग हो जाएगा? हमारा हैजा हो जाएगा, जल से के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या होता है भाई? तो धूप में बैठना, व्यायाम करना, प्रातःकाल टहलना, या बचाव के टीके लगवाना। तो संक्रामक रोगों से बचने का उपाय क्या है? हम बचाव के टीके लगवा लेंगे, आराम से हमें बच जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे से ऑक्सीजन प्राप्त कैसे होता है? रात में होता है कि दिन में होता है कि शाम में होता है कि सवेरे में होता है? तो पौधों से हमें ऑक्सीजन कब प्राप्त होता है? तो हमें दिन में प्राप्त होता है। कब? दिन में। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अभी मैंने बताया पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ना कि नलियों से, सीवेज से, बंद कमरों से। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वन की अनियमित कटाई। ये क्या है? वायु प्रदूषण का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनियमित कटाई हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण यहाँ पे प्रदूषण हो जाता है हमारा। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या होता है भाई? जनसंख्या वृद्धि। सही बात है। आधुनिकीकरण, ये भी सही बात है। सामाजिक रीति रिवाज, ये भी सही बात है। यानी कि उपयुक्त उसमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? बताना है। तो मलेरिया सभी को पता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया ही एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से फैल जाता है। समझ में आ गया?
प्यारे बच्चों, हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। बस खाली आराम से आप लोग देखते जाओ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन धमाकेदार होगी, ठीक है, धमाकेदार होगी। और इस धमाकेदार वीडियो को यानी कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशन कोट सुनाना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और नंबर मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा, यही आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है। मुझसे जितना हो रहा है मैं आप सभी को स्ट्रगल करवा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। आपको जितना हो रहा है आप अपने हिसाब से मेहनत करते रहो। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर की बजट के लाभ बताइए। बजट बनाने के कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे बोर्ड में कापिया कि आपका एक भी नंबर ना कटे और एग्जामिनर नंबर की बारिश कर दे, ठीक है। देखो नंबर की बारिश करने वाली कापी आ गई भाई, तहलका मचाने वाली। पूरे यूट्यूब पे खोज लोगे, ऐसा कोई नहीं लिख सकता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। खंड ब यहाँ पे लिखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पे लिख दोगे बढ़िया से एकदम ब्लैक पेन से लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। समझ में आ गया? इतना बात क्लियर है। इसी देखो जिस स्टेप में बता रहा हूँ, इसी स्टेप को अगर फॉलो कर लोगे तो बोर्ड में आपको टॉप होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और बहुत से बच्चियों को लाभ मिला था, आकर के हमको धन्यवाद दिए थे, ठीक है। आपका भी अगर पेपर बढ़िया जाएगा तो एक बार चैनल को याद कर लेना, मेरा नाम ले लेना, ठीक है। चलिए दुआएं दे देना कुछ, ठीक है। बजट के लाभ बताइए, यहाँ पे लिखेंगे बजट के लाभ। और बजट के लाभ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के अंतर का ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, बजट क्यों बनाते हैं? हम बजट इसलिए बनाते हैं कि जो भी हमारा फैमिली का मेंबर है, हर एक मेंबर पे हम ध्यान रख सकें कि कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ व्यय हो रहा है, कहाँ माने बचत हो रहा है। इन सभी चीज़ों का ज्ञान करने के लिए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। अगला हमारा चीज़ है कि आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान करना। कोई भी माने कोई भी एक्सीडेंटल कार्य हो गया या कोई भी नेसेसरी कार्य हो गया, उसी के लिए हम क्या करते हैं, बजट बना करके चलते हैं। ये भी समझ में आ गया। आगे बात करेंगे कि पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना। हम बजट इसलिए बनाते हैं कि हम इनकम में ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या करें, हम ग्रोथ कर पाएँ। अगर कोई महीना का 50,000 कमा रहा है तो बजट हम इस तरीके से बनाएंगे कि महीने का 60,000 कमाने के लिए प्रेरित हो जाए। ज़्यादा सेविंग करोगे, ज़्यादा पैसा रहेगा साथ में तो मोटिवेशन मिलता है, आप और भी ऊर्जावान होकर के कमाओगे। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने के लिए बजट का लाभ एक ये भी है कि हम बजट ये भी इस तरह से बनाते हैं कि इसके बनाने से हमारा फ़ायदा ये हो सकता है कि जो भी हमारा अनर्गल जो व्यय होता है, खर्च होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। वो हमेशा मतलब कि बेकार का खर्चा नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएँ क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्राथमिक आवश्यकताएं, कोई भी फैमिली है तो उसके प्राइमरी माने नेसेसरी क्या चीज़ है, इसके बारे में लिखना है। अब इसको लिखने से पहले सबसे पहले समझो। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक हाशिया खींचना है और यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। इसमें लिखोगे, हेडिंग लगाओगे, ठीक है, कि परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं। क्या लिखोगे? परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? देखो एक होता है भोजन, ठीक है, कपड़ा, रोटी, मकान, ठीक है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, परिवार की प्राथमिक माने आवश्यकताएं हैं। माने इतना आवश्यकता पूरा होना चाहिए। आप इनमें से 2-3 के बारे में लिख दोगे आपका नंबर मिल जाएगा, लेकिन एक के बारे में लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा गया, अति लघु उत्तरीय है। आप भोजन के बारे में लिख दो कि पोषक तत्व से युक्त संतुलित भोजन परिवार की प्रथम मूल आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को पोषण युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए ताकि सारे माने कि पोषण युक्त पदार्थ हमें, एनर्जी हमें मिलना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, भोजन के बारे में लिख देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में लिख दोगे, ठीक है। इसी तरीके से मकान के, घर के बारे में लिख दोगे बना करके, ठीक है। लेकिन 2 नंबर का है, जितना लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझो सबसे पहले प्यारे बच्चों कि बजट कितने प्रकार का होता है। अब तो आपसे ये पूछ ले भाई कि बजट कितने प्रकार का होता है, और 2 नंबर में पूछा है तो सभी को पता है। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में एक बार छाप करके बताओ तो पता है कि नहीं पता है कि बजट मेनली कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्रत्यक्ष
और एक होता है अप्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा अलग बताऊंगा कि बजट के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। कि भारत में बजट मुख्यतः आमतौर पर 3 प्रकार के बांटा गया है श्रेणियों में। सबसे जो पहला आता है जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट। ठीक है, मैंने सेम टू सेम वही वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बजट हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है बैलेंस बजट, ठीक है, मतलब जितना आप बजट बनाओगे एकदम उतना खर्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक होता है माने अधिशेष, माने थोड़ा सा बचेगा। और एक होता है घाटे का बजट, माने अगर कोई इंसान 5,000 कमा रहा है तो 6,000 का माने उसका खर्चा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1,000 नुकसान हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे घाटे का बजट। और जो 4,000 कमाएगा, 4,000 खर्चा करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संतुलित बजट, यानी कि बैलेंस बना करके चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बात करेंगे। इसी में लिखेंगे कि बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च बराबर है कि कम है कि अधिक है। ठीक है, जो भी हमारा खर्चा है वो एक साल में आपका उसी के बराबर हो रहा है कि आगे हो रहा है कि कम हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट बोलते हैं। समझ में आ गया? अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बैंक की क्या उपयोगिता है। भैया बताओ बैंक से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो लिखने का तरीका यही वाला है, सेम टू सेम। प्रश्न नंबर संख्या 24 यहाँ पे लिखोगे बैंक की उपयोगिता। ठीक है, सभी को पता है 25 शब्द के अंतर में इसका आंसर देना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लिख दोगे, हेडिंग लगाओगे बैंक की उपयोगिता, और इसमें लिख दोगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके कि मुद्रा भेजने की सुविधा मिलती है। बैंक से हम क्या करते हैं, मैंने पैसा भेजते हैं। मामा गांव रहेंगे तो नानी गांव भेज देंगे, नानी गांव रहेंगे तो मैंने अपने गांव भेज देंगे। ठीक है, बाहर रहेंगे तो घर भेजेंगे, घर रहेंगे तो बाहर लड़कों को भेज देंगे। मैंने मुद्रा इधर से उधर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक का उपयोग करते हैं। साथ में राजकीय वित्त व्यवस्था के लिए हम क्या करते हैं, बैंक का उपयोग करते हैं। पूंजी के निर्माण के लिए बैंक का उपयोग कर सकते हैं। साथ में पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए हम बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यापार व उद्योगों के लिए वित्त प्रबंध भी हमारा क्या करता है, बैंक हमें सहायता प्रोवाइड करता है। इतने सारे आप सभी को लिखना है, लेकिन देखो आपको 2-3 याद आ रहा है तो 2-3 लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि बैंक के 2 प्रकार के घाटे का नाम लिखिए। अब देखो बैंक से 2 प्रकार के घाटे कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो लिखने का सेम टू सेम वही वाला पुराना वाला तरीका है। प्रश्न उत्तर संख्या 25 यहाँ पे लिख दोगे और इसमें लिखोगे कि बैंक के 2 प्रकार के घाटे का नाम निम्नलिखित है। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड में एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर लिख दोगे कि एग्जामिनर की आंख चकाचौंध हो जाए, नंबर देने में मजबूर हो जाए, बेचारा पागल बन जाए कि भाई कैसे इसको 70 में 70 नंबर काटने का नंबर उसको नाम ना ले। ठीक है, इस तरह से कापी लिखना है। अगर इस तरीके से लिख दोगे तो 70 में 70 पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्या पूछा जा रहा है कि बैंक के 2 प्रकार के घाटे का नाम लिखिए। मैंने बता दिया निम्नलिखित है कौन कौन सा। सबसे पहला हमारा घाटा ये है कि बैंक कर्मचारियों को तकनीकी स्तर पर चुनौती बढ़ेगी। जैसे मान लो कोई भी बैंक है, अगर बड़ा बैंक हो रहा है तो क्या होगा, उसके जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो क्या हो जाएगा, उनको तनाव ज़्यादा हो रहेगी। ठीक है, पैसा बांटना है, उसका रिकॉर्ड भी चढ़ाना है, बहुत ज़्यादा मैंने दिक्कतें आती है बैंक में काम करने वालों के लिए। ठीक है, जो बैंक में काम करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और दूसरा का हम रीजन ये लिख सकते हैं कि बैंक विलय से, बैंक विलय मतलब एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज हो जाना, खत्म हो जाना, बेकार हो जाना, माने समाप्त हो जाना। ठीक है, तो बैंक का दूसरे बैंक में विलय से विकेंद्रीकरण होगा, जिससे क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएगा। जिससे जो क्षेत्र के लोग होंगे, जो क्षेत्र में अकाउंट खुला होगा, मिनी अकाउंट, मिनी ब्रांच, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे जो लोग होंगे, क्षेत्रीय लोग होंगे, उनको क्या हो जाएगा, यहाँ से घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें लिखना था, 2 घाटा। अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं। भाई कूड़ेदान क्यों प्रयोग करते हैं? कूड़ा को फेंकने के लिए करते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे? तो लिखने का सिंपल सा तरीका यहाँ पे लिख दो भाई बना करके। प्रश्न उत्तर संख्या 26 और यहाँ पे लिखेंगे कूड़ेदान का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे घर में कूड़ा न फैले। कूड़ेदान का प्रयोग कहाँ लिए करते हैं कि घर में हमारा कूड़ा ना फैले, और साथ में क्योंकि कूड़ा फैलने से घर में बीमारियां हो जाती है, गंदगी मच जाती है, और उसी गंदगी के कारण क्या हो जाता है, रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, घर की समय समय पर सफाइयाँ करनी आवश्यकता है। ठीक है, हमेशा हमें घर की सफाइयाँ करनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब ये हमारा हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने कवर करवा दिया। अब हम कवर करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, आराम से देखते जाओ। यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी लिख करके दे रहा हूँ। यही सब नहीं आएंगे तो मैं एक बात कर सकता हूँ, ठीक है, पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी दे करके पढ़ाता हूँ। ठीक है,
अब वही सेम टू सेम आता है, एक बार जाओगे देख लोगे, ठीक है। हिंदी में पढ़ाया था, हिंदी में बच्चे कमाल कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि आय कितने प्रकार की होती है और विवरण दीजिए। माने इनकम कितने प्रकार की होती है इसका व्याख्या करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 27, यहाँ पे लिखोगे आय मुख्यतः या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, 2 प्रकार की। अब विवरण देना है, चूँकि इसको 50 शब्द में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। आय मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष आय और दूसरा का क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। माने एक आंखों से दिखाई देगा, अगर पैसा आएगा ना तो हाथ में दिखाई देगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष आय मतलब कि पैसा तो आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे दोनों को मैं डिफाइन कर दिया हूँ, प्रत्यक्ष आय को और अप्रत्यक्ष आय को। प्रत्यक्ष आय में ये लिखा गया है कि प्रत्यक्ष आय उस आय को कहा जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होता है। माने नगद रुपया प्राप्त हो जाएगा, जैसे नौकरी से, चाकरी से या खेती बाड़ी से, जो भी बिजनेस है उन सभी बिजनेस से हमें प्रत्यक्ष आय प्राप्त होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष आय किससे प्राप्त होता है, तो ऐसा आय जो वेतन आदि के अतिरिक्त, माने वेतन इनकम से नहीं मिलेगा, इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त उपलब्ध होता है। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होता है। जैसे मान लो अगर आप भी मकान बनवा दिए, ठीक है, और आप अपने ही मकान में रह रहे हो, तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि ये भी एक अप्रत्यक्ष आय है। क्यों, क्योंकि अगर आप बाहर में जाओगे तो रूम रेंट दोगे ना, जब रूम रेंट दोगे तो वो क्या हो गया, एक प्रत्यक्ष आय हो गया, पैसा दोगे वहाँ से निकलेगा पैसा, ठीक है। लेकिन आप अपने रूम में रह रहे हो तो कहने का सेंस क्या है, जो भाड़ा वहाँ पे लग रहा है यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये भी अप्रत्यक्ष आय है। हो गया कि नहीं। चलिए आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि घर की सफाई का अर्थ क्या है, ठीक है। इसके बारे में हमें लिखना है कि भाई घर की सफाई का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। घर की सफाई के अर्थ के बारे में बताना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 28, घर की सफाई का अर्थ लिख देंगे। अब इसमें लिखेंगे घर की सफाई का अर्थ यह है कि घर में गंदगी का पूर्ण अभाव होना। माने घर में सफाई कब होगा, जब घर में गंदगी बिल्कुल ही नहीं रहेगी, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से घर को पूर्ण रूप से अति आवश्यक है, परंतु गृहिणी के लिए यह कार्य कठिन एवं कष्टप्रद है। कहने का सेंस यहाँ ये है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घर को जो पूर्ण रूप से क्या होना अति आवश्यक है, माने घर की सफाई करना माने कंपलसरी है, हमें सफाई करना है। लेकिन गृहिणी जो भी हमारी माताएं बहनें होती है, ये माने उनको दिक्कत होता है, कठिन काम होता है और दुख भी होता है साफ करने में डेली, ठीक है। और घर की सफाई 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आप मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आकस्मिक, ये 5 प्रकार है घर में सफाई करने का। एक तो होता है रोज रोज, एक होता है साप्ताहिक, एक होता है मासिक और एक होता है वार्षिक। मतलब कोई पर्व त्यौहार आ गया तो घर की सफाई हो जाएगी। एक होता है अचानक, जैसे घर में मेहमान आ गए, ठीक है, पापा आ गए, मम्मी आ गई, चाहे दीदियाँ आने वाली है, चाहे मामा जी आने वाले हैं, तो उस टाइम पे जो भी सफाई होती है ना वो आकस्मिक सफाई कही जाती है। समझ में आ गया, एक बार लाइक ठोक दो। समझ में आ गया ना, एक बार लाइक ठोको, अभी ठोको, वीडियो को रोक करके लाइक ठोक दो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सफाई की आधुनिक उपकरणों के नाम लिखिए। माने सफाई करने के कौन कौन से आधुनिक उपकरण हैं इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, तो लिखने का तरीका यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लिखा हूँ, आप आसानी से बना करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि प्रश्न उत्तर संख्या 29 और सफाई के आधुनिक उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर, ये अभी मॉडर्न में आया हुआ है, ठीक है। मैंने वैक्यूम मैंने ये क्या होता है, नली वली को मैंने नली में कोई भी चीज़ मैंने नली अगर जाम हो जाती है तो ये क्या करता है, ये नली के जो भी गंदगी को क्या करता है अपनी ओर खींचता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और उसको सोख लेता है और सोख करके बाहर गंदगी को निकाल करके फेंक देता है। तो इसके बारे में लिखना है। वैक्यूम क्लीनर के बारे में जो मैंने बता दिया, इसको हेडिंग बना करके लिख सकते हो। और साथ में ये लिख सकते हो कि कारपेट स्वीपर, जो भी हमारा स्वीपर होता है, ठीक है, स्वेपर होता है जिससे हम अपने फर्श को स्वेप करते हैं, ठीक है, बहारते हैं, ठीक है, उसको बारे में यहाँ पे लिखना है। वो भी मॉडर्न में आया हुआ है। और आप बना करके भी लिख सकते हो 2-3 चीज़ के बारे में, और 2-4 लाइन यहाँ से लिख दोगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, समझते हैं कि भाई घर में पर्दे लगाने का क्या लाभ होता है और पर्दा खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। माने घर में पर्दा क्यों लगाया जाता है, बताओ, काहे लिए लगाते हैं भाई पर्दा। सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ठीक है, प्राइवेसी के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में तो बना करके लिखना है। कैसे लिखोगे आओ समझते हैं भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 30, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़िया से लिखेंगे कि वास्तु के अनुसार
पर्दे लगाने से कई परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। माने ये वास्तु बोलता है कि भाई अगर पर्दा घर पे लगाओगे तो माने बहुत सारे परेशानियों से दिक्कत का माने झेल जाओगे, माने परेशानी आएगी नहीं, ठीक है। इसीलिए खिड़की दरवाजे पर हमेशा वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर ही पर्दे लगाने चाहिए। माने खिड़की दरवाजा कहाँ किस साइड रखना चाहिए, ये वास्तु के हिसाब से घर वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से पर्दे वगैरह लगाना चाहिए। साथ में इससे सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बढ़ता है और घर पर सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पर्दा वर्दा लगाने से क्या हो जाएगा, सुख समृद्धि शांति और खुशहाली मिलती रहती है। साथ में धूल आदि कण भी घर में पर्दे पर लगाने से क्या होता है, नहीं आते हैं। जैसे पर्दा लगा रहेगा, शीशा लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी बाहर के धूल आदि कण है वो घर में नहीं आएंगे, ठीक है। और पर्दा करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो उसके लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, या जो भी हमारा चीज़ है, ठीक है, ठीक है, उसके कलर का या साइज का या कपड़े की क्वालिटी का, इस बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कि कपड़ा हमें बढ़िया चाहिए, टिकाऊ चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको कौन सा कलर का कपड़ा पसंद है, इसके बारे में आप सभी को बना करके लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, मैंने गणित का एक क्वेश्चन दिया है। अब इसको कैसे करोगे समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन पहले बता दूं कि यदि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपया है, सॉरी यहाँ पे 1000 है। 20 मीटर कपड़े का दाम कितना है भाई, 1000 है। तो 1 मीटर कपड़े का दाम बताइए। देखो लुलु पुंज सवाल पूछा है, ठीक है। एग्जामिनर को पूछने में नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं कि मेरे वेरियर्स कितने ताकतवर हैं, ठीक है। ऐसे सवाल को कुछ नहीं समझते हैं। देखो जब 20 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा, 1000, तो 1 मीटर का कपड़ा कैसे निकलेगा, 20 से भाग कर दो, निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या करोगे, 1000 में से 20 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ से 50 रुपये निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अगला हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसको बहुत ही बढ़िया से तैयार करके जाना, वरना बहुत ही बड़ी गलती कर जाओगे, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, तैयार जरूर करना है। क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे बच्चों कि दीर्घ उत्तरी वाला है कि पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है और पारिवारिक आय किसे कहते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप सभी को ये बताना है कि हमारा पारिवारिक आय कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये हमें सबसे पहले बताना है, ठीक है। इतना बताने के बाद आप सभी प्यारे बच्चों को ये बताना है कि ये जो हमारा पारिवारिक आय होता है, ये इसका परिभाषा क्या होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है, इसको भी बताऊँगा। आओ देखते हैं एक एक चीज़ को बारीकी से लिखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे ब्लैक पेन से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे पारिवारिक आय मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है प्रत्यक्ष आय और दूसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। 2 तरीके से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष आय और दूसरा का क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब यही हमारा पूछा है कि कितने प्रकार का होता है, ये एक तो इसके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब दूसरा का हमारा क्वेश्चन ये पूछा है कि पारिवारिक आय किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। परिभाषा यहाँ पे लिख दो। आओ यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ पारिवारिक आय। अब पारिवारिक आय में ये लिखोगे कि पारिवारिक आय से तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब क्या होता है, मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, सेंस यहाँ पे ये होता है कि परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय से है। जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत पारिवारिक आय कहलाता है। माने पारिवारिक आय का मतलब क्या होता है भाई कि सभी किसी भी प्रकार के जो सोर्स होते हैं, अगर पैसा आ रहा है ना तो वही इनकम हो गया। और किसी भी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स के द्वारा अलग अलग सोर्स के माध्यम से पैसा आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक आय बोलेंगे। समझ आएगा कि नहीं। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा 1-2 बात बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि प्रत्यक्ष आय में अतिरिक्त धन के विनियोग, ठीक है, अर्थात ब्याज, आवास, दुकान का किराया शामिल होता है, ठीक है। जबकि अप्रत्यक्ष आय में इन सुविधाओं से नहीं होता है, जो कि वेतन आदि से अतिरिक्त उपलब्ध होता है। माने अप्रत्यक्ष आय में क्या होता है, वेतन वगैरह से जो भी इनकम होते हैं उसको हम अप्रत्यक्ष आय में नहीं रखते हैं, और वेतन वगैरह जो भी मकान किराया वगैरह सब में पैसा डायरेक्ट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष आय में आ जाएगा। कई बार बता रखा हूँ, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको तैयार जरूर करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि घर में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालिए। कैसे करोगे, करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हेडिंग लगाओ प्रश्नोत्तर संख्या 33। अब यहाँ पे लिख दो घर में स्वच्छता का महत्व, ठीक है। महत्व पे हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है। कैसे करोगे, कि स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है।
ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी अगर चाहे तो सफाई कर सकता है, घर की सफाई हो या गांव की सफाई हो या पूरे देश की सफाई हो। ठीक है, एक इंसान के मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सफाई करने में मेहनत नहीं कर रहे हो तो एक मेहनत ये कर सकते हो कि गंदा करने में आप हेल्प ना करो। ठीक है, ये काम कर सकते हो। तो स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी होती है और उन्हें अपने और ठीक है और अपने पास की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। माने अपने जगह पे भी स्वच्छता बनाना है और अपने से आसपास जो भी चीज़ है उसको भी सफाई पे ध्यान देना है। ठीक है, जहाँ भी जाना है सफाई का ध्यान देना होता है। ठीक है, एक स्वच्छ शरीर हमें स्वस्थ रखता है। माने अगर आपका स्वच्छ शरीर रहेगा, माने साफ सुथरा रहेगा, नहाए धोए रहेंगे, बढ़िया से एकदम चमकते धमकते रहेंगे, तो आपका शरीर भी मेंटेन रहेगा, स्वास्थ्य भी हेल्थ रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा गया है कि डॉक्टरों के से दूर रखता है। माने अगर शरीर बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहोगे तो डॉक्टर से दूर ही रहोगे, दवा की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि और इस प्रकार चिकित्सा खर्च और समय की हानि से हमें बचाता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते रहते हैं जो रोगों की घटना की को धीमा करता है। इसलिए घर की सफाई करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भाई हम सफाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो जल्दीबाजी में सफाई ना करें। क्यों? क्योंकि अगर जल्दीबाजी में सफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से सफाई नहीं होगा, बेकार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, धूप के समय खिड़की नहीं खोलें। क्यों? क्योंकि धूप के पार्टिकल्स आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। किचन के सामान को साफ करना ना भूलें। किचन में जो भी आपका सामान होता है उन सभी सामानों को सफाई से बढ़िया तरीके से रखना है, ऐसा नहीं रख देना है गंदा तरीके से। ठीक है, अगला हम ये लिखेंगे कि फफूंदी पर ध्यान जरूर देना है। जो भी हमारी फफूंदी लगी होती है घरों में या कहीं पर भी उसको बढ़िया से हटा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। समझ में आ गया? अब आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है कि दूषित जल से फैलने वाला रोग कौन कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में? 6 नंबर में। ठीक है, आप लोग भी देख लो, एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, ये मेरा वादा है। ठीक है, दूषित जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओ प्रश्नोत्तर संख्या 34, अंतिम नंबर क्वेश्चन है, देख करके ही जाना। ठीक है, चलो लिखोगे दूषित जल से फैलने वाले रोग निम्नलिखित है। अब कौन कौन से रोग होते हैं भाई यहाँ पे लिख दोगे। एक होता है चर्म रोग, अगर पानी बढ़िया खराब होगा तो आपको खुजली वगैरह दाद वगैरह हो जाएगा, पक्का है। पेट का रोग हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, उल्टियाँ हो जाएगी। ठीक है, साथ में टाइफाइड हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। मतलब इतने सारे प्रकार के रोग आपके पेट में या आपको हो सकते हैं। कब? जब आप दूषित जल का सेवन करेंगे तब। समझ में आ गया? दूषित जल से फैलने वाले रोग निम्नलिखित हैं। चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियाँ, टाइफाइड, बुखार वगैरह हो सकता है। साथ में ये लिखेंगे कि गर्मी व बरसात के दिनों में इनके होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। किसका? इन सभी रोगों का। कब? गर्मी में होगा और बरसात में होगा। बरसात में चर्म रोग ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और साथ में ये लिखेंगे कि मुख्य रूप से अशुद्ध जल के निरंतर सेवन से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। माने जो भी हमारा पाचन का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, भूख हमारा घट जाता है, साथ में जी मचलाने लगता है। इसलिए इसके अतिरिक्त हैजा, मियादी बुखार, पेचिस, अतिसार रोग भी अशुद्ध जल के साथ सेवन करने से हमारा क्या हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे रीजन हो सकते हैं, अशुद्ध जल के सेवन करने से इतने सारे रोग हमें मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और प्यारे बच्चों बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इसका PDF नोट्स कहाँ से मिलेगा। देखो मैंने बोला था ना इसका PDF कहाँ से मिलेगा। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को चैनल पर जाना होगा। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम आप डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम के माध्यम से टेलीग्राम पे जा करके सर्च करोगे ऑनलाइन स्टडी सीरीज, आपको माँ शारदा वाला फोटो मिल जाएगा जो मेरे चैनल पे लोगो लगा हुआ है। ठीक है, आप जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे मैसेज कर देना, आपको वहीं पे मिल जाएगा। सारा का सारा बुक वहीं पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।